हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप? होप यू आर डूइंग वेल। मिशन आईएएस पीसीएस में आपका स्वागत है। वैसे तो मैंने आपको एथिक्स के लेक्चर सीरीज प्रोवाइड कर दिए है, बट मैंने आपको आंसर राइटिंग नहीं करवाया है, जबकि एथिक्स में आंसर राइटिंग करना जरूरी होता है। इवन क्या एथिक्स कह लो या फिर कोई भी आप जीएस के टॉपिक्स उठाते हो, बिना आंसर राइटिंग किए हुए आपकी तैयारी आधी अधूरी रहेगी। ये बात तो आप मानते ही हो, बिकॉज जब आप लिखते हो तो आपकी जो ऑब्जर्वेशनल स्किल्स है वो सब बढ़ती है, रिकॉलिंग पावर बढ़ती है, क्या लिखना है उसमें इंप्रूवमेंट आता है। तो सिर्फ बुक रीडिंग करने से कुछ नहीं होता, बट आंसर राइट करने से आप एक अप्रोच को समझते हो। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि इथिक्स के आंसर्स कैसे लिखने हैं। मैंने इस इनिशिएटिव को शुरू किया है एंड कुछ दिनों तक इथिक्स के ही क्वेश्चंस हो सकता है मैं डिस्कस करूं, या फिर दूसरे टॉपिक के भी क्वेश्चंस डिस्कस कर सकते हैं। तो आपको भी सहूलियत होगी कि हाउ टू अप्रोच द आंसर्स, खासकर एथिक्स की बात करें तो देख लो क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ध्यान से आपको समझना है। डिस्टिंग्विश बिटवीन लॉज एंड रूल्स, और जो दूसरा पार्ट है डिस्कस द रोल ऑफ एथिक्स इन फॉर्मुलेटिंग देम। तो ये जो आपका क्वेश्चन है ना, ये 2020 के पेपर में पूछा गया है। ठीक है, इस क्वेश्चन के दो पार्ट है। पहली बात तो आपको लॉज एंड रूल्स के बारे में डिस्टिंग्विश करना है, और दूसरा जो पार्ट है आपको बताना है कि जब हम कोई लॉज बनाते हैं, रूल्स बनाते हैं, तो उसमें एथिक्स का क्या रोल होता है। तो यूपीएससी वही क्वेश्चन पूछती है, आप देख रहे हो, जहां पर हमें कंफ्यूजन हो जाएगा, भाई साहब ये लॉज और रूल्स तो सुनने में समान लगते हैं, तो इसको हम कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे, है कि नहीं। और यहीं पर यूपीएससी ट्रैप करती है। तो अल्टीमेटली हमें कहीं ना कहीं इस ट्रैप को ही समझकर आंसर राइटिंग करने की जरूरत है। तो हम जानते ही है, आपको ही पता होगा, जब हम आंसर राइटिंग लिखते हैं ना तो हम तीन पार्ट्स रखते हैं। एक तो आपका इंट्रो का पार्ट होता है, ठीक है, जहां आपका 20 से 30 वर्ड में इंट्रो खत्म हो जाना चाहिए। दूसरा है आपका बॉडी पार्ट, तीसरा है आपका कंक्लूजन पार्ट। ठीक है, तो यहां पर जो क्वेश्चन पूछा गया है आप देख सकते हो। पहली बात तो यह है कि आपको डिस्टिंग्विश करना है लॉज एंड रूल्स के बारे में। तो मैंने इंट्रोडक्शन में क्या लिखा, मैंने लॉज एंड रूल्स के बारे में कुछ बातें कह दी। क्या कही कि भाई साहब लॉज एंड रूल्स एक प्रकार से ओवरलैपिंग टर्म्स के रूप में दिख रहा है, यानी कि लॉज एंड रूल्स में कोई अंतर तो नहीं दिखता है, लेकिन अगर गहराई से देखें तो देयर आर सम डिफरेंसेस बिटवीन देम, जो हम डिस्कस करने वाले हैं नीचे। अब देखो, जब भी क्वेश्चन आएगा ना डिस्टिंग्विश करना या फिर कंपैरिजन करना, तो इसके तीन अप्रोच हो सकते हैं कि कैसे हम लिखें। एक तो ये कि आप टेबल बना दो, है ना, लेट्स से यहाँ पर लॉज एंड रूल्स की बात हो रही है तो यहाँ पर लॉज लिखो, यहाँ पर रूल्स लिखो, और आप पॉइंट में देते रहो दिस इज दिस वेयर एज दिस इज दिस, दिस इज दिस वेयर एज दिस इज दिस। ये अप्रोच हुआ एक, लेकिन ये कहीं ना कहीं बचपना वाला अप्रोच लगता है, जो बचपन में हम करते थे, याद भी होगा आपको कि हम एक टेबल बना दिए डिस्टिंग्विश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ एट्रैक्टिव दिखाने के लिए एक और अप्रोच है। दूसरा अप्रोच क्या है कि क्या करो आप कि लेट्स से कि मैंने लॉज के बारे में कुछ लिखा, उसके बाद हमने लिख दिया वेयर एज रूल्स आर लाइक दिस, इस प्रकार से। जैसे देख सकते हो मैंने पॉइंट 1 में लिखा है रूल्स कैन बी सेट बाय इंडिविजुअल्स, ऑर्गेनाइजेशन और बाय द हेड ऑफ द फैमिली, वेयर एज लॉज कैन ओनली बी इनेक्टेड बाय सॉवरेन अथॉरिटी। तो एक ये तरीका हुआ, ठीक है। फिर हम दूसरा पॉइंट लिखेंगे तो यहाँ पर भी हम वेयर एज, तीसरा पॉइंट लिखेंगे तब भी हम लिखेंगे वेयर एज। तो ये दूसरा अप्रोच हुआ। तीसरा अप्रोच क्या है कि भाई साहब आप सबसे पहले रूल्स के बारे में लिख दो, रूल्स के बारे में 4-5 पॉइंट लिख दो, उसके बाद आप क्या करो लॉज के बारे में 4-5 पॉइंट्स लिख दो। तो एक तीसरा तरीका ये हुआ। तो मैंने जो है सेकेंड तरीके को अपनाया है। तो चलते हैं बॉडी में क्या लिखे हैं उसके बारे में जानते हैं। तो देखो, जब हम रूल्स की बात करते हैं ना, तो रूल्स इंडिविजुअल या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन या फिर कोई फैमिली मेंबर्स भी सेट कर सकता है। सिंपल सा बात करें तो लेट से कोई फैमिली है, वो बोल दे कि भाई साहब आज से रात के 7 बजे बाहर निकलना नहीं होगा, तो फिर वो रूल्स हो गई, उस घर के लिए रूल्स हो गई। कोई कंपनी ही ले लो, कंपनी में जो आपके ऑनर है वो बोल दे कि भाई साहब मैं 25 वर्ष के कम के उम्र के व्यक्ति को रोजगार में नहीं लूंगा, अपनी कंपनी में नहीं लूंगा, तो वो उस कंपनी के लिए रूल्स हो गई। तो आपको समझ में आया। तो इसका मतलब क्या हुआ, रूल्स हम बना सकते हैं, आप भी बना सकते हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई कंपनी, कोई एनजीओ भी बना सकती है, या फिर कोई हेड ऑफ द फैमिली भी बना सकती है, कोई फैमिली मेंबर्स भी बना सकते हैं, है कि नहीं। जबकि लॉज की बात करें, जब लॉज की बात आती है तो सिर्फ और सिर्फ सॉवरेन अथॉरिटी ही से बनाती है, जिसके पास लॉ बनाने की पावर दी गई है। जैसे फॉर एग्जांपल सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर देते हैं, या फिर आप स्टेट गवर्नमेंट की बात करते हो। समझ में आया। तो ये हो गया आपका पहला पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन। दूसरा पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन की बात करें
तो जो रूल्स होते हैं ना वो विदेशों में भी अप्लाई हो सकते हैं। जैसे लेट्स से कि हम कोई पार्टिकुलर रिलीजन से बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो हमारे अपने कुछ रूल्स होंगे, तो हम उसे विदेशों में भी फॉलो कर सकते हैं, वो हमारा पर्सनल मैटर हो गया, ठीक है। लेकिन जब लॉज की बात करते हैं, लॉज ऑफ नेशन की बात करते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ वो टेरिटोरियल बाउंड्रीज में एक्ट करती है ना। हमारे देश में हमारा जो लॉ है वो हमारे देश में एप्लीकेबल होता है। ऐसा नहीं कि हम चल दिए अपने फंडामेंटल राइट जो भी है और हम जो है दूसरे देश में उसको अप्लाई करवा देंगे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो क्या दूसरा डिस्टिंक्शन हो गया, जो रूल्स होते हैं वो अब्रॉड में भी अप्लीकेबल हो सकते हैं, बिकॉज ये हमारा पर्सनल मैटर हो सकता है, तो हम उसे अब्रॉड में भी अप्लाई कर सकते हैं। जबकि लॉज जो है वो आपका टेरिटोरियल बाउंड्रीज में ही ऑपरेट होता है। तो इसके दो एग्जांपल्स हमने लिए हैं। जैसे कोड ऑफ कंडक्ट रूल्स की बात करते हैं, सिविल सर्वेंट्स के लिए होते हैं। अगर हम बात करें आईएफएस ऑफिसर्स के लिए, तो जो कोड ऑफ कंडक्ट रूल्स है ना वो उनके साथ अप्लाई होती है। जब वो विदेशों में रहेंगे तो ये कोड ऑफ कंडक्ट रूल्स अप्लाई करेंगे, है कि नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल आप ले लो, रिलीजियस रूल्स फॉलोड बाय द पीपल, जो भी हम रिलीजियस रूल्स फॉलो करते हैं। और दो तीन एग्जाम्पल आप हमें कमेंट सेक्शन में बताओ। तो इस प्रकार से दूसरा डिस्टिंक्शन भी हमने समझ लिया। और यहाँ पर आप देख लो, जो जो इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, जो एग्जामिनर्स को दिखने चाहिए, उससे मैंने हाईलाइट किया है। जैसे हमने रूल्स के बारे में बताया है एप्लीकेबल इन अब्रॉड, उसी प्रकार से हमने लॉज के बारे में बताया है एप्लीकेबल विद इन द टेरिटोरियल बाउंड्रीज, ठीक है। और एग्जाम्पल हमने बता दिया है। तो तीसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ से निकल कर आती है कि आपको एग्जाम्पल जरूर बताने हैं, बिकॉज एथिक्स में एग्जाम्पल एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा। अब तीसरे पॉइंट की बात करें जो डिस्टिंक्शन वाली है, देख लो, रूल्स आर मोर फ्लेक्सिबल एंड हैव लाइटर कंसिक्वेंसेस व्हेन ब्रोकन, लेकिन लॉज आर इनफ्लेक्सिबल कैरिंग स्टिफ पेनल्टीज, इवन डेथ पेनल्टी भी हो सकती है ना। हीनियस क्राइम करोगे डेथ पेनल्टी हो जाएगी। तो रूल्स क्या है, फ्लेक्सिबल है, इसको बदला जा सकता है। अब कोई कंपनी है, उसका रूल है कि भाई साहब जो कोई भी व्यक्ति है उसको एम्प्लॉय करना है तो बेसिकली 25 ईयर्स के नीचे नहीं होना चाहिए, वो रूल चेंज कर सकता है ना। कोई एनजीओ है वो अपने रूल चेंज कर सकता है, कोई हेड ऑफ द फैमिली है वो कोई रूल चेंज कर सकता है। तो ये फ्लेक्सिबल होते हैं, उतना ज़्यादा कंसिक्वेंसेस नहीं होंगे। लेकिन लॉज जो है वो जनरली इनफ्लेक्सिबल होते हैं, उसमें स्टिफ पेनल्टीज भी होती है ना। अगर कोई वायलेट करेगा तो उसमें स्टिफ पेनल्टीज भी है। तो ये हो गया आपका तीसरा डिस्टिंक्शन। चौथा, जो रूल्स है उसको सेट किया जा सकता है, एडजस्ट किया जा सकता है एज पर द नीड अराइजेज, ठीक है। जबकि लॉज की बात करते हैं तो उसको पास करने के लिए एक प्रॉपर प्रोसेस की जरूरत पड़ती है, तभी वो इफेक्ट होगा। जैसे हम पार्लियामेंट से लॉ पारित करवाते हैं और अल्टीमेटली प्रेसिडेंट के पास जाता है एसेंट होने के लिए, तब वो लॉ बनता है ना। तो एक ड्यू प्रोसेस की जरूरत होती है। रूल्स में क्या है, फैमिली ने कुछ बोला वो रूल बन सकता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल भी हमने यहाँ पर कोट कर दिया, सेटिंग रूल्स फॉर होम बाय द हेड ऑफ द फैमिली। वो हो सकता है नियम बदल दे, हो सकता है कुछ ऐसे इवेंट उनके जिंदगी में उनके फैमिली में घटी हो जिसके कारण वो रूल्स चेंज कर दे। बहुत सारी चीजें है ना, सोसाइटी में बहुत प्रकार के डेवलपमेंट हो रहे हैं, उस आधार पर अपना रूल चेंज कर सकते हैं। जैसे पहले महिलाएं घर के बाहर नहीं निकल पाती थी, ठीक है, रेस्ट्रिक्शन था। अब लेकिन जो आपके सोसाइटी में फैमिलीज है उनके जो अप्रोच है वो चेंज हो रहे हैं। अब जो है महिलाएं भी शिक्षा पा रही है, अब महिलाएं जो है वो भी कहीं ना कहीं बाहर पढ़ने के लिए जा रही है। तो ये सब कुछ रूल्स में बदलाव आ रहे हैं कि नहीं बदलाव आ रहा है, तो ये चीजें आपको समझना है। तो ये अप्रोच हमने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर दिया। अब चलते हैं हम दूसरा पार्ट, जो क्वेश्चन पूछा गया है, रोल ऑफ एथिक्स इन फॉर्मुलेटिंग देम, कि भाई साहब जब हम लॉज रूल्स बनाते हैं तो आखिरकार एथिक्स क्यों जरूरी है, एथिक्स के प्रिंसिपल को क्यों डालना है लॉज एंड रेगुलेशंस में। तो ये दूसरे पार्ट का क्वेश्चन है जिसे हमें आंसर करना है। तो सबसे पहली बात तो हमने एथिक्स के बारे में उनको बता दिया कि भाई साहब हम जानते हैं कि एथिक्स जो है एक प्रकार से पैरामीटर है जिसके माध्यम से हम जज कर सकते हैं ह्यूमन एक्शंस को, कि जो ह्यूमन एक्शंस किए जा रहे हैं वो सही है या गलत है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम एथिक्स इंटीग्रेट करते हैं व्हाइल मेकिंग द रूल्स लॉज और रेगुलेशंस, तो किस प्रकार के वो बेनिफिट करेंगे, और वो उसको हमने पॉइंट्स में समझा दिया। बिकॉज पॉइंट्स में समझाना एक आसान होता है और अल्टीमेटली जो एग्जामिनर है उसको अच्छा रिस्पॉन्स भी जाता है। नहीं तो हम पैराग्राफ में लिखते तो आप भी समझ नहीं पाते कि मैंने क्या लिखा है, तो इसीलिए हम पॉइंट्स में लिखते हैं, ठीक है। तो अब देखो किस प्रकार से एथिक्स का रोल होता है इन फॉर्मुलेटिंग द रूल्स एंड रेगुलेशंस, तो उसके अप्रोच की तरफ हम जाते हैं। और यहाँ पर भी देखो मैंने देख दिया है कि एथिक्स एक पैरामीटर है जो जज करेगा ह्यूमन एक्शंस को राइट है या रॉन्ग है। तो इसको हम 2-3 पॉइंट्स में लिखेंगे ताकि हमारा जो 200 से 250 वर्ड में लिखने का लिमिट है वो पूरा हो जाए। ज़्यादा तो हम लिख नहीं सकते, तो हल्के हल्के पॉइंट्स में लिखेंगे। तो पहला क्या बेनिफिट होगा
इट विल शेप इथिकल वैल्यूज इन द सोसाइटी। अगर हम लॉज या रेगुलेशंस बनाते उसमें हम इथिकल वैल्यूज को डालते हैं तो जाहिर सी बात है वही इथिकल वैल्यूज हमारे सोसाइटी में रिफ्लेक्ट होगा। तो ये छोटा सा एग्जांपल हमने दे दिया। अब इसका एग्जांपल देना जरूरी है बिकॉज ऐसे आंसर आधा अधूरा रहेगा। जैसे हम सती प्रोहिबिशन एक्ट लेकर आए हैं या फिर फीमेल इन्फेंटिसाइड प्रिवेंशन एक्ट लेकर आए हैं, तो अल्टीमेटली वोमेन का जो राइट टू लाइफ है वो प्रोटेक्ट हुआ कि नहीं हुआ है? पहले ये सब कुछ नहीं थी, आपको भी पता है सती प्रोहिबिशन एक्ट कुछ नहीं था। तो क्या होता था, वोमेन की राइट से खिलवाड़ होता था, है ना, उनकी जान का कोई वैल्यू नहीं होता था। लेकिन कहीं ना कहीं ये सब जो एक्ट है उसने इथिकल बिहेवियर को हमारे सोसाइटी में लाया है कि नहीं लाया? जवाब दो जल्दी से, है कि नहीं? तो ये आपका एग्जाम्पल से सब्सटेंशिएट हो गया। अब दूसरा पॉइंट क्या है कि कभी कभी आप देखते हो कि जो लॉज हैं या रूल्स है वो इथिकल वैल्यूज के अगेंस्ट होते हैं, ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट होते हैं। तो जो इथिक्स है ना उस गैप को फिल करता है। अब कैसे, यहाँ पर भी हम एग्जाम्पल देंगे बिकॉज इथिक्स में एग्जाम्पल दोगे ना तो एक प्रकार से मजा आएगा कि हाँ समझा है व्यक्ति ने, और आप समझाना जो पॉइंट चाह रहे हो तो वो भी समझा सकते हैं। जैसे यहीं पर एग्जाम्पल लेते हैं, पहले क्या होता था, स्लेवरी होती थी, है ना, इन्फीरियर स्टेटस होता था वुमेन का। अगर हम मेडावल इंडिया की बात करें या फिर हम थोड़ा सा और पहले के समय में चले जाए तो स्लेवरी सब कॉमन थी, ठीक है। या फिर पहले मेल डोमिनेशन होता था लीडरशिप में, तो एक समय वो लीगल था कि नहीं? लीगल था, लेकिन वो क्या वो इथिकल था? बिल्कुल इथिकल नहीं था। तो लीगल था लेकिन इथिकल नहीं था। लेकिन जब से हमने एथिकल वैल्यूज अडॉप्ट करना शुरू किया, स्लेवरी को खत्म किया, है ना, इन्फीरियर स्टेटस ऑफ वुमेन को खत्म करने का प्रयास किया है, ठीक है, इक्वलिटी देने का प्रयास किया है, तो ये बातें निकल कर आती है। तो दूसरा पॉइंट भी सब्सटेंशिएट हो गया। तीसरा पॉइंट हमने लिखा है कि जब हम एथिक्स को इनकॉर्पोरेट करते हैं तो वो इंक्लूसिव प्रोटेक्शन देता है। किसको? ह्यूमन राइट्स को। बिकॉज यहाँ पर ह्यूमन राइट्स की प्रोटेक्शन होगी। ह्यूमन राइट्स में बहुत सारे स्टेक होल्डर्स आ जाते हैं, एज वेल एज ह्यूमन राइट्स हो गई, इन्वायरमेंटल राइट्स को भी ये प्रोटेक्शन देता है। नहीं तो पता चला हम एक्सप्लॉयटेशन पे एक्सप्लॉयटेशन करते चले गए और जो हमारा इन्वायरमेंट है वो खत्म हो गया, क्लाइमेट पॉल्यूटेड हो गई, है कि नहीं है? तो इसका मतलब क्या हुआ? इट इंश्योर्स इंक्लूसिव प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स दस इंश्योरिंग वन हेल्थ कंसेप्ट। वन हेल्थ कंसेप्ट में क्या होता है कि भाई साहब क्लाइमेट का भी ध्यान रखो, ह्यूमन का भी ध्यान रखो, एनिमल का भी ध्यान रखो। ये है वन हेल्थ कंसेप्ट। तो किस प्रकार से हमने कीवर्ड्स को इनकॉर्पोरेट किया? इंक्लूसिव प्रोटेक्शन, वन हेल्थ कंसेप्ट, इसी आंसर में। तो हमारा आंसर जो है और ज्यादा मजबूत हो गया और ज्यादा विजिबल लगने लगा। अब अंतिम बात है आपका कंक्लूजन। तो कंक्लूजन में लिख दोगे कि जब हम एथिक्स को इनकॉर्पोरेट करते हैं लॉज एंड रूल्स में तो ये एथिकल एंड इंक्लूसिव प्रोग्रेस करवाता है एवरी स्टेक होल्डर्स का। बिकॉज स्टेक होल्डर्स में बहुत सारे लोग आ जाएंगे, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन आ जाएंगे, बहुत सारे सेक्शंस आ जाएंगे। तो जाहिर सी बात है जब हम लॉज एंड रेगुलेशंस में एथिकल वैल्यूज इनकॉर्पोरेट करते हैं तो इंक्लूसिव प्रोग्रेस होता है हर एक स्टेक होल्डर्स का, सोसाइटी का और नेशन का। तो ये हमने अप्रोच रखा है किस प्रकार से आंसर करनी है, और जहां जहां इंपॉर्टेंट बातें रही हैं हमने हाईलाइट किया है, क्योंकि हो सकता है एग्जामिनर ने पूरा आंसर ना पढ़े, तो जो हमने हाईलाइट किया है उसी को पढ़े। तो इस प्रकार से हमने एक आंसर कंप्लीट किया है। कैसा लग रहा आपको ये सीरीज? क्या आपको चीजें समझ में आई जो हम बताना चाह रहे हैं? आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है। एंड अगर आपको लगता है कि आप आंसर लिखना चाहते हो तो आप लिख कर हमें मेल कर सकते हो, हमने ईमेल आईडी आपको बताया भी है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की सीरीज में। हो सकता है आपको एक और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करवाया जाए। आप लिखो, आंसर लिखोगे तभी मजा आएगा। ये 2020 का पेपर है, ठीक है। सो फ्रेंड्स थैंक यू वेरी मच।